चलो स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ 6। ठीक है, आज कल मैंने आपको गॉस लॉ का डेरिवेशन कराया था सिमेट्रिकल फॉर्म से। उसमें जो सरफेस लिया था हमने क्लोज सरफेस, वो सिमेट्रिकल सरफेस लिया था स्फेरिकल शेप का। आज हम अनसिमेट्रिकल मेथड से इस गॉस लॉ का डेरिवेशन करेंगे। मतलब हम सरफेस इरेगुलर सरफेस लेंगे, क्लोज सरफेस, लेकिन क्लोज ही लेंगे। गॉस लॉ केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो जरा समझते हैं, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं पहले हम। तो कल जो मैंने बताया था थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ अलग से। तो कल मैंने क्या किया था कि एक क्लोज सरफेस लिया था मैंने ऐसे, ठीक है, स्फीयर लिया था। स्फीयर क्लोज सरफेस होता है 3D, ठीक है, और इसके सेंटर पे मैंने चार्ज क्यू प्लेस किया था। तो देखो ये जो चार्ज होना चाहिए वो क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस पे नहीं होना चाहिए। क्लोज सरफेस के सरफेस पर होगा तो गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाहर होगा तो मैं उसके लिए बताऊंगा। अगर ये चार्ज क्यू सरफेस पर होता तो हम गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब गॉस लॉ के लिए ये जो चार्ज होना चाहिए जो आप लेते हो फॉर्मूले में, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू, ये तो मैंने कल प्रूव करा दिया इस वाली सिमेट्री वाले तरीके से। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है आपका इस स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, स्फीयर के सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्फीयर से नहीं सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है वो 1/ε0 इनटू टोटल चार्ज। अब ये देखो नेट चार्ज लिख सकते हो आप, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। आप यहां पे केवल कौन सा चार्ज लिख सकते हो जो स्फीयर के अंदर बंद हो। जरूरी नहीं सेंटर पर हो, कहीं पे भी बंद रखा हो लेकिन अंदर हो। कहां पे नहीं हो, सरफेस पर रखा होगा तो फिर हम उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस जगह पर सरफेस वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करते। केवल कौन सा चार्ज लेते हैं जो उस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, इसको समझ लीजिए आप। यहां पे ऐसा नहीं कि सरफेस पे रखा हुआ चार्ज ले लो, इस स्फीयर के सरफेस पे चार्ज रखा उसको कंसीडर नहीं कर सकते, केवल उस चार्ज को कंसीडर कर सकते हो आप। यहां पे टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस लिख रहा है। तो फाई स्फीयर इसके अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो इतना होगा। ये कल हमने प्रूव कर दिया था, ये चीज हमने कल प्रूव कर दी थी। इस फॉर्मूले को देखो, इसकी रेडियस मैंने कल मानी थी r, याद हो आपको। एरिया की डायरेक्शन ऐसे दिखाई थी, स्मॉल एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये प्लस का चार्ज माना था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से अवे और लाइन जॉइनिंग के अलोंग ऐसे। यहाँ ई और डी ए की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल, 0 डिग्री, याद है। और ये इस तरीके से आपका ये सॉलिड एंगल बना रहता है अगर सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से जाएं तो। ठीक है, ये तो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा था। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस जो सरफेस से पास हो रहा है ये किससे इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहा है आपको। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस r से इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहा है। फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ r। इसे आप लिख सकते हो ए प्रोपोर्शनल टू r की पावर 0। तो किसी की पावर 0 लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर डिस्टेंस r से इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब हो गया दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है साइज से भी इंडिपेंडेंट है, स्फीयर के साइज से इंडिपेंडेंट है। अगर हम स्फीयर का साइज बढ़ाएं दैट मींस रेडियस बढ़ाएं। देखो रेडियस बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ाएंगे तो साइज बढ़ा, और साइज बढ़ेगा तो फाई इस फॉर्मूले में कहीं रेडियस है नहीं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो शेप से और साइज से दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन किस पर डिपेंड करता है, उस स्फीयर के इनसाइड जो चार्ज इनक्लोज्ड है उस चार्ज के अमाउंट पर डिपेंड करता है। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ही उस सरफेस से उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। अब जरा थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे ये स्फीयर बना लिया मैंने, यहां रख लिया मैंने क्यू चार्ज। हम अभी कह रहे हैं कि इस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो हमने गॉस लॉ के अकॉर्डिंग अभी बताया, ये यही सेम ही है, 1/ε0 इनटू क्यू।
तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको याद है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू number of electric field lines through perpendicular to the surface is called electric flux. Number of electric field lines through perpendicular to the surface is called electric flux. तो ये तो number of electric field lines को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो देखो हम पीछे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा कि जब कोई चार्ज है तो अपने अराउंड वो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बनती हैं। तो हमने पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा भाई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑरिजिनेट होती हैं या क्या होती हैं, एंटर करती हैं, लीव करती हैं, एंटर करती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ऐसे। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और हमें क्या काउंट करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है सरफेस से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहेंगे इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, 8। ठीक है, काउंटिंग के बेसिस पर। लेकिन देखो गॉस जी ने कहा कि देखो अगर मैथमेटिकली बताना चाहें कि अगर किसी सरफेस के अंदर क्यू चार्ज प्लेस्ड है, जो इस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज प्लेस है, तो इससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी पास हो रही है इससे, इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो 1/ε0 इंटू क्यू। ये कब है, जब सरफेस के अंदर जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज प्लेस, जो क्यू, तो उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो 1/ε0 इंटू क्यू, इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। सर ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। अरे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी को जो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसी को तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल रहे हैं। तो 1/ε0 इंटू क्यू। तो आप एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, उसके इनसाइड क्यू चार्ज प्लेस्ड है, तो उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, 1/ε0 इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1/ε0 इंटू क्यू। या ऐसे कह सकते हो इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, 1/ε0 इंटू क्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर आप इसका रेडियस बढ़ा देते हो, अगर आप इसकी रेडियस इंक्रीज कर दो, तो जैसे आपने रेडियस डबल कर दी, अभी रेडियस आर थी, अगर आप इसकी रेडियस इंक्रीज कर दो, डबल कर दो ऐसे, तो एक बात बताओ, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से, इस वाले सरफेस से 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, तो इस वाले सरफेस से अभी भी कितनी निकल रही हैं, 8 ही निकल रही हैं। तो इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही हैं। तो इस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1/ε0 क्यू। तो इस सरफेस से भी कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1/ε0 क्यू। सेम ही तो निकल रही हैं। अरे इन्हीं को काउंट करना है भाई, समझ में आया? ठीक है, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब बढ़ेंगी, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तब बढ़ेंगी जब चार्ज बढ़ेगा। अगर क्यू, ये तो कांस्टेंट टर्म है, अगर क्यू इंक्रीज कर दो आप, जो इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज क्यू प्लेस्ड है, अगर आप इसे इंक्रीज कर दो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर तो डिपेंड करता है, उस चार्ज के, कौन से चार्ज पर, हर एक चार्ज पर नहीं, किस चार्ज पर, जो क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड है, उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। आपने एक प्रॉपर्टी भी पीछे पढ़ी होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
तो आपको ये प्रॉपर्टी उसमें लिखी हुई है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है शायद, अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें लिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो इससे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, वो बढ़ जाएंगी, और वो बढ़ेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से भी चार्ज बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात और देखो, अगर हम शेप की बात कर रहे थे, अभी तो हमने डिस्टेंस चेंज करी, दैट मीन साइज चेंज किया है, शेप चेंज नहीं करी। अगर हम शेप भी चेंज कर दें तब भी उस सरफेस से, अगर हमने शेप ऐसे ले ली, देखो ऐसे ऐसे, इस सरफेस से भी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही 8। अगर चार्ज क्यू इस क्लोज सरफेस के अंदर भी क्यू चार्ज प्लेस्ड हो तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो तब चेंज होंगी जब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज होगा। हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चेंज ही नहीं करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज नहीं होंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से शेप और साइज दोनों से ही कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये वाली बात समझ में आ रही है पहले आपको, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक थ्योरेटिकली आंसर देना हो तो हम इस तरह से आंसर दे सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक क्वेश्चन आपको सेंड किया है, ठीक है ना, उसका आंसर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो मेन पॉइंट क्या निकल के आया यहां पे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है गॉस थ्योरम में, किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉस थ्योरम में, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है क्लोज सरफेस के शेप एंड साइज से, शेप और साइज से दोनों से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे जो मैं बताने वाला हूं, कल मैंने स्फीयर सरफेस लेके इस फॉर्मूले को ड्राइव किया। अब मैं अनसिमेट्रिकल सरफेस से करना चाहता हूं कि जैसे अगर मैं कोई, ये क्लोज सरफेस तो है, ये कोई क्लोज सरफेस है, ये वाला क्लोज सरफेस है, लेकिन देखो इसकी शेप कैसी है, इरेगुलर है, और इसके अंदर मैंने कहीं पे भी, अंदर होना चाहिए, सरफेस में होना चाहिए, अंदर एक क्यू चार्ज रख दिया। तो अगर मैं किसके अकॉर्डिंग जाऊं, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जाऊं, तो वो क्या कहती है गॉस लॉ कि किसी भी एनी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है भाई, क्यू, तो क्यू तो लिखूंगा, तो यही तो फॉर्मूला आएगा। तो देखो इरेगुलर शेप है, क्लोज सरफेस के लिए फॉर्मूला आ रहा है। क्या हम इस इरेगुलर शेप के लिए क्या इस फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं? अगर इसे प्रूव कर दें तो यही अनसिमेट्रिकल मेथड हो गया, और इससे, इसके प्रूफ होने से एक बात और प्रूफ हो जाएगी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो शेप पर डिपेंड नहीं करता, क्लोज सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं करता। ये बात भी प्रूफ हो जाएगी, क्योंकि देखो ये शेप ले ली तब भी इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, उसके अंदर क्यू चार्ज तो है ना, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू पर तो डिपेंड करता है, तो इसके अंदर भी मैंने क्यू लिया है, इसके अंदर भी क्यू लिया है, लेकिन इसका शेप और इसकी शेप मैंने डिफरेंट ले ली है, दोनों ही क्लोज सरफेस है, लेकिन दोनों से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर बराबर आ जाए तो ये प्रूफ हो गया कि शेप से इंडिपेंडेंट है। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं पहले, फिर देखेंगे बाकी की बातें आगे। ठीक है, पहले हम प्रूफ पे ध्यान दे रहे हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे देखते हैं। तो आगे मैं आपसे बोल रहा हूं, पहले हम अनसिमेट्रिकली इसे प्रूव कर रहे हैं गॉस लॉ को। तो इसके लिए देखो मैंने एक क्या ले लिया, टेढ़ा मेढ़ा कोई भी एक क्लोज सरफेस ले लिया। ये ध्यान रखना, एक क्लोज सरफेस ही लिया है, ऐसा नहीं कोई सा भी सरफेस ले लो आप, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अब इसके अंदर अनसिमेट्रिकल मेथड से कर रहे हैं तो सब कुछ अनसिमेट्रिकल लेंगे, सरफेस अनसिमेट्रिकल लिया, चार्ज को भी हम सेंटर पे नहीं रखेंगे, है ना। तो देखो मैंने चार्ज को यहां रखा, लेकिन ये चार्ज रखा तो इस क्लोज सरफेस के अंदर ही है ना, सरफेस पे तो नहीं है ना, अंदर रखा होना चाहिए, तभी गॉस लॉ एप्लीकेबल है। मतलब वो गॉस लॉ में जो चार्ज लेते हो वो क्लोज सरफेस के अंदर वाला लेना है, सरफेस वाला नहीं ले सकते आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जरा समझो कि एक हमने यहां पर एक स्मॉल एरिया ले लिया, देखो ये रहा, देख रहे, इतना बड़ा नहीं होता, कल भी मैंने बताया था, बहुत छोटा सा स्मॉल एरिया लेते हैं। मान लो ये स्मॉल एरिया ले लिया मैंने, ठीक है, ये मान लो मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया ये। अब ये तो एरिया की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। तो देखो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखा दो आप, ये रहा डी ए,
यहाँ पे डीए की डायरेक्शन दिखा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिक एरिया की डायरेक्शन दिखा दी। अब क्या करते हैं, ये इसको इस सरफेस से ये पी पॉइंट मान लें और इसको ये डिस्टेंस मिला लें। हम क्या करने वाले हैं समझ में आ रहा है, हम ये प्रूव करने वाले हैं। देखो ये क्लोज सरफेस, इसमें गॉस लॉ लगाएं तो फाई इज इक्वल टू इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसके अंदर 1/ε0 कितना चार्ज क्लोज है, क्यू, तो क्यू। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। जब ये प्रूव करनी है तो गॉस लॉ तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए हमें, तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये वाला। तो देखो हमें एरिया की थीटा चाहिए, थीटा कैसे निकालें, किसके बीच का एंगल होता है, ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में। तो सबसे पहले हमें एरिया की डायरेक्शन चाहिए, तो मैंने दिखा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, तो वो मैं दिखा देता हूं। प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, प्लस क्यू चार्ज से अवे होती है और लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होती है। प्लस क्यू चार्ज से अवे होती है और लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग, तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, इससे अवे और लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज से अवे और लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग होती है, मैंने डायरेक्शन दिखा दी, ये थीटा हो गई। अब से चेक करके बताओ एंगल बिटवीन, ये थीटा का नाम जो होता था एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया हुआ करता था। तो यहाँ ये थीटा किसके बीच में एंगल है, आप देख लो, यहाँ थीटा है एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया, स्मॉल एरिया डी ए। ई और डी ए के बीच में, डायरेक्शन के बीच में एंगल है, ठीक है। अब देखो इसमें ये कट क्लोज सरफेस हो गया ना आपका, तो स्मॉल एरिया द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने की इस वाले स्मॉल एरिया से इस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, जानते जो क्यू चार्ज होता है, ये पॉइंट चार्ज, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है। यहाँ पे एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा ऐसे। अगर ये प्लस के क्यू चार्ज है तो निकालता है, चारों तरफ निकालता है ऑल डायरेक्शन में। और नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती, एंटर कर इसके अंदर वापस आती। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, तो देखो पॉजिटिव चार्ज से अवे बनाई है, नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स होती हैं। तो पॉइंट चार्ज प्लस क्यू चार्ज के लिए ऐसे बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए ऐसे बनाते हैं। ये बात समझ में आती है। तो हम क्या करने वाले हैं कि स्मॉल एरिया डी ए से ये सरफेस हो गया, ये क्यू चार्ज रखा है, ये स्मॉल एरिया डी ए, इससे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसे निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकालेगा भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकालेगा। वैसे तो हमें ये प्रूव करना है कि इस पूरे क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है 1/ε/2, मतलब इन सभी लाइनों को, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इन सबको देख लो, तो ये सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बराबर होंगी। लेकिन हम स्मॉल एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो केवल ये 3 लाइन पास हो रही है, 1 2 और ये 3। तो स्मॉल एरिया से पहले हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करके टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। समझ में आया, ठीक है। हम क्या करने वाले समझ में आया, ठीक है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये तो प्रूव करना है, इसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, पी पॉइंट पर। डायरेक्शन ने दिखाई दिया आपको, यही डायरेक्शन दिखा दी है, तो हम लिख दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज, E is equal to 1/4πε0 Q ओवर Q और P पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। तो Q और P पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन कितनी है, r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। लेकिन हमें ये स्मॉल एरिया डीए से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालना है। तो स्मॉल, एक कल भी किया था इसलिए जल्दी समझ में आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी ए, तो डी फाई लिखते हैं ना स्मॉल एरिया से, डी फाई ई डी ए कॉस थीटा। यहां ई और डी ए के बीच में कितना एंगल है, थीटा है। और कल जो किया था उसमें ई और डी ए के बीच में कितना एंगल था, 0 डिग्री, यहां थीटा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डी फाई इज इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 क्यू ओवर r², और ये डी ए और ये कॉस थीटा आया यहां तक। इसके बाद आगे देखो, इसमें सॉलिड एंगल की कंसेप्ट से कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते इसको।
अगर ऐसे प्रूव कर सकते हैं तो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से ही प्रूव कर सकते हैं। तो सॉलिड एंगल का कंसेप्ट जिसको नहीं आता होगा तो वो इसका डेरिवेशन नहीं कर पाएगा, इसको प्रूव करके नहीं दिखा पाएगा इस वाले तरीके से। ये नूतन में सॉल्व हो रहा है और इसकी मैंने आपको फोटो खींच के मैंने आपको सेंड भी किया, मेरे नोट्स में भी हो रहा है, ठीक है, जरा समझें। d5 इतना हो गया। अब आपको ये तो सॉलिड एंगल, बट सॉलिड एंगल याद है आपको, सॉलिड एंगल के बारे में कि स्मॉल एरिया डीए ने इस पॉइंट ओ पर, जिस पे पॉइंट क्यू चार्ज रखा है, ओ पॉइंट पर क्यू चार्ज रखा है, इस पॉइंट ओ पर इस स्मॉल एरिया डीए ने कितना सॉलिड एंगल सबटेंड किया। एरिया ही तो एंगल सबटेंड करता है, तो ये देखो स्मॉल एरिया ने ये एंगल सबटेंड किया भाई, ये वाला ये एंगल सबटेंड किया, सॉलिड एंगल डी ओमेगा स्मॉल एरिया ने। तो कल मैंने याद है आपको क्या लिखाया था, बताया था, यहां तो लिख देते हैं आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस कौन से लिखते हैं, सरफेस एरिया से जिस पॉइंट पर सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है वहां तक की डिस्टेंस। तो देखो मैंने ये इस सरफेस एरिया ने ये एंगल सबटेंड किया है और इस वाले पॉइंट पर किया है, तो ये डिस्टेंस लिया मैंने आर, तो आर का स्क्वायर। यहां जो एरिया लिखते थे आपको याद हो, आर के अलोंग वाला एरिया लिखते थे, कल मैंने सॉलिड एंगल में समझाया था आपको। आर के अगर आपको गॉस लॉ 5 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी समझ में आएगा। तो एरिया की डायरेक्शन के आर के अलोंग वाला एरिया लेना है, तो ये डी है, तो इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो ये वाला कितना हुआ, डी ए कॉस थीटा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी। तो आपको कौन सा एरिया लिखना होता है यहाँ पे, आर के अलोंग वाला एरिया, ठीक है। तो आर के अलोंग वाला एरिया लिखते हैं, डी ए कॉस थीटा आपका, ठीक है। तो इस जगह पर जो सॉलिड एंगल होगा वो डी ए कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर होगा। तो आप एक काम करिए, इसकी जगह पर आप प्लेस कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। कल भी मैंने आपको कहा था, आज भी मैं आपको कह रहा हूं कि स्मॉल एरिया द्वारा अगर उस क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज प्लेस्ड है तो स्मॉल एरिया द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है डी फाई, वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा क्या है, उस स्मॉल एरिया द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल, और Q तो चार्ज है, क्लोज सरफेस के अंदर Q चार्ज बंद है और उसके स्मॉल एरिया द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो उसका वेव फॉर्मूला ये रहा। ये कल भी मैंने बोला था अलग से, और मैंने कहा था इसे याद रख लो, आज भी कह रहा हूं याद कर लो इस वाले पॉइंट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे एक कंसेप्ट, बहुत बड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नहीं अभी आगे इतनी बात समझ में आई, चलो आगे करते हैं। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या निकालना चाहते थे, ये तो स्मॉल एरिया से, इस स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया, लेकिन हम तो इस पूरे क्लोज सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, एंटायर सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो क्या कर दें, इंटीग्रेशन, तो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटायर क्लोज्ड सरफेस, एंटायर क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो हम क्या कर दें, फाई बराबर इंटीग्रेशन, एक क्लोज सरफेस के लिए डी फाई, कल बताया था इसका मतलब, ठीक है। ये क्लोज सरफेस के लिए लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस बोलते हैं इसे, और डी फाई का इंटीग्रेशन कर दिया, तो वैल्यू पुट कर दो आप, तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। तो बाहर क्या आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस डी ओमेगा। तो यहां जो डी ओमेगा है वो कितने सरफेस एरिया द्वारा सबटेंड एंगल है, स्मॉल एरिया द्वारा या एंटायर सरफेस एरिया द्वारा। तो जो डी ओमेगा होता है, डी ओमेगा, ये वाला डी ओमेगा, ये तो स्मॉल एरिया द्वारा सबटेंड एंगल है, लेकिन अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो इस डी ओमेगा का इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये एंटायर सरफेस एरिया द्वारा पॉइंट ओ पर सबटेंड एंगल है डी ओमेगा। इस अगर इंटीग्रेशन करके देखें तो ये जो सॉलिड एंगल हो गया पूरा, ये वाला इंटीग्रेशन हो रहा है ना इसमें अब, तो ये किसके द्वारा सबटेंड एंगल है, तो ये एंटायर सरफेस एरिया द्वारा, इस क्लोज सरफेस के एंटायर सरफेस एरिया द्वारा पॉइंट ओ पर। और ये पॉइंट ओ कहां आ रहा है, क्लोज सरफेस के अंदर है बाहर, तो अंदर होना चाहिए,
क्लोज सरफेस अंदर होना चाहिए पॉइंट, तो ये सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है पॉइंट ऊपर, तो एंटायर सरफेस एरिया द्वारा सॉलिड एंगल हो गया डी ओमेगा का इंटीग्रेशन। कल मैंने आपको एक बात जानकारी दी थी, क्या कि किसी भी क्लोज सरफेस का, कोई भी क्लोज सरफेस हो, उसके एंटायर सरफेस एरिया द्वारा क्लोज सरफेस के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर, इनसाइड आउटसाइड नहीं, इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है वो 4 पाई स्टेरेडियन होता है। एक बार और रिपीट कर दूं, एनी क्लोज सरफेस फॉर एनी शेप एंड एनी साइज, क्लोज सरफेस के एंटायर सरफेस एरिया द्वारा इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है वो ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन होता है। ठीक है ना, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है। तो इसके लिए हम देखें तो फाई इज इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहें तो इसकी वैल्यू तो कितनी होगी, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई स्टेरेडियन। कल हमने स्फीयर शेप में से प्रूव करके दिखाया था स्फेरिकल शेप के लिए, लेकिन रियलिटी ये है किसी भी शेप का हो, किसी भी साइज का हो, एंटायर सरफेस एरिया द्वारा इनसाइड किसी भी पॉइंट पर जो एंटायर सरफेस एरिया द्वारा सॉलिड एंगल बनता है वो ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन बनता है। तो देखो ये लिख दिया, इस 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, फाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये तो आ गया, ये देखो 1 क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 आ गया, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन इंटू क्यू। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं, देखो ये वही रिजल्ट आ गया जो गॉस लॉ का है, ये मैंने प्रूव कर दिया। समझ में आया आपको यहाँ तक, ये वाली बात समझ में आई पहले आपको, ठीक है। तो देखो ये मैंने आपका प्रूव करा, और इससे एक बात और प्रूफ हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है। मैंने कल स्फीयर वाला केस लिया था और क्यू चार्ज उसके अंदर रखा था, तब भी इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा था। आज मैंने इरेगुलर शेप ले ली है और उसके अंदर क्यू ही चार्ज रखा है, तब भी इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चार्ज पे तो डिपेंड करती है, लेकिन कौन से चार्ज पर, जो उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा है उस चार्ज पे डिपेंड करती है। तो ये क्यू चार्ज इसके अंदर रखा है, स्फीयर वाला केस लिया था उसमें भी क्यू चार्ज उसके अंदर रखा था, इतने इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसमें पास हो रहा था। आर से ये भी इंडिपेंडेंट है और वो वाला रिजल्ट भी आर से कैसा था, इंडिपेंडेंट था। तो शेप और साइज दोनों से इंडिपेंडेंट होता है किसी भी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये गॉस साहब ने कहा, गॉस जी ने कहा। समझ में आपको यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आई पहले आपको, ठीक है। अब मैं देखो छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा गॉस लॉ के, न्यूमेरिकल कराऊंगा गॉस लॉ के ऊपर। मैंने गॉस लॉ कैसे कहते हैं और गॉस लॉ के डेरिवेशन मैंने 2 तरीके से कराई, सिमेट्री और अनसिमेट्रिकल। कुछ नहीं कहता है तो आपको स्फीयर वाला अच्छा लगेगा, स्फीयर वाला डेरिवेशन करिए, मोस्टली वही किताबों में हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इसको ध्यान रखना प्लीज, इसको ध्यान रखना कि स्मॉल एरिया द्वारा अगर क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज बंद है तो उस क्लोज सरफेस के स्मॉल एरिया द्वारा इतना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है। और ये डी ओमेगा क्या है, उस स्मॉल एरिया द्वारा जिस पॉइंट पर चार्ज रखा है, जिस पॉइंट पर चार्ज रखा है उस पॉइंट पर बनने वाला सॉलिड एंगल है, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसी के बारे में आगे बोलना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक पॉइंट बता रहा हूं, यहां एक एक करके मैं पॉइंट बताऊंगा, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। देखो अब मैं आपको, देखो पहले गॉस लॉ का मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ये पॉइंट बता रहा हूं आपको एक एक करके, सुनना अच्छी तरीके से। फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। सरफेस वाला चार्ज नहीं लेना है जगह पर, केवल जो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी को कंसीडर करेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्लोज सरफेस ही होना चाहिए, ये क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस लॉ के लिए क्लोज सरफेस होना जरूरी है, अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। एक और यहाँ पे नेट चार्ज लेना है इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। एक पॉइंट, जैसे अगर मैंने ये स्फीयर बना लिया ऐसे, इसके अंदर क्यू चार्ज रख दिया, ये स्फीयर है, सॉरी क्लोज सरफेस होता है ना, 3D फिगर है और क्लोज सरफेस होता है। तो ये इस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, बाहर है, सरफेस पे तो नहीं है, सरफेस पे नहीं होना चाहिए, तो आप गॉस लॉ लगा दो ये वाला। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। अगर इसकी रेडियस बढ़ा दो, इसकी रेडियस कितनी थी r, अगर इसकी रेडियस डबल कर दो आप ऐसे 2r,
अब भी इतना कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस वाले सरफेस से, अब इस वाले सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो 1/ε0 इंटू क्यूब। ये मैं पीछे समझाया भी आपको। अगर आप कोई से भी क्लोज सरफेस ले लो, क्यूब ले लो, क्यूब की साइड बढ़ा देना, साइड बढ़ा देना, शेप और साइज से तो इंडिपेंडेंट है, और इसके अंदर क्यू चार्ज रख लो, अंदर कहीं पे भी रख लो, इसमें भी क्यू चार्ज रख लो। क्यू चार्ज रखा नहीं, गलत हो गया। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। क्यू चार्ज है तो क्यू चार्ज आएगा, इसके अंदर भी क्यू चार्ज है, इससे भी कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, 1/ε0 इंटू क्यू। जैसे इससे लाइन पास हो रही है ऐसे, मान लो ये मैंने 8 लाइन निकाली, ये 8 लाइन, 8 लाइन निकाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो रेडियस दिखा रहा हूँ, तो इसमें भी 8 निकलेंगी। सर इसमें बड़ी क्यों नहीं, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, और यहाँ पे भी क्यू चार्ज है, तो यहाँ से भी कितनी लाइंस निकलेंगी, वही 8। भाई जो नंबर ऑफ, हाँ, magnitude of charge is directly proportional to number of electric field lines। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब बढ़ेंगी, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं कर रहा, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो इससे पास इस क्यू चार्ज जो ऑरिजिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, वो इसमें 8 निकाली है तो इसमें भी 8 निकालेगा, उसमें भी 8 निकालेगा। तो 8 नहीं कहिए, वो तो आप काउंटिंग करने के लिए कर रहे हैं, कितनी निकालेगा वो पता नहीं है, तो कितनी पर निकालेगा, अरे पूछता है क्यू चार्ज तो कहेंगे 1/ε0 इंटू क्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। इसमें भी क्यू चार्ज है तो हम कहेंगे ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल लीव करेगा, तो 1/ε0 इंटू क्यू करेगा। ये भी कितना करेगा, 1/ε0 इंटू क्यू करेगा। लेकिन चार्ज अंदर होना चाहिए, शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी भी शेप का ले लो आप, ये आप स्फीयर सिलेंडर ले लो आप ऐसे, और इसके अंदर यहाँ एक चार्ज रख लो, लेकिन ये ध्यान रखना सरफेस पे नहीं होना चाहिए चार्ज। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, सरफेस पे नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज तुम यहाँ रख लोगे तो अब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जीरो तो नहीं, बताऊंगा मैं आपको। सरफेस वाले मतलब जो सरफेस है, जो क्लोज सरफेस है, उस पर चार्ज लाई नहीं करना चाहिए, जीरो नहीं कह सकते, अभी जीरो नहीं बोलना चाहिए। अंदर वाले चार्ज के लिए गॉस लॉ अप्लाई करना सिखा रहा हूँ मैं अभी आपको, है ना। अंदर वाले चार्ज के लिए मैं गॉस लॉ सिखा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। 1/ε0 इंटू क्यू, और इसमें यहाँ पे रखा है तो ये भी कितनी लाइन निकालेगा, वही 8 लाइन निकालेगा। और 8 ही क्यों निकाल रहा है समझ में आ रहा है, वो कंसिडर कर लिया मैंने। वैसे कितनी लाइंस निकालेगा, 1/ε इंटू क्यू, 1/ε0 इंटू क्यू, इतनी लाइंस निकालेगा। और ये लाइंस, नंबर ऑफ लाइंस कब बढ़ेंगी, जब चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो हम चार्ज तो बढ़ा ही नहीं रहे, समझ में आया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास होती है क्लोज सरफेस से, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसीलिए सब में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, सेम होगा, शेप और साइज से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो एक पॉइंट हो गया, ये क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन इसके लिए चार्ज कहाँ होना चाहिए, क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर हम यहाँ दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर हम ये ले लें क्लोज सरफेस, कैसे भी शेप का ले लो, फॉर एनी शेप, जैसे स्फेरिकल शेप का लेना चाहो तो स्फीयर ले लो आप, ये स्फीयर ऐसे है ना, स्फीयर 3D क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस। और इसके अंदर तुमने देखो यहाँ चार्ज रख दिया Q1, यहाँ रख दिया, यहाँ Q रख दिया, चलो Q रख लेते हैं इस वाले पॉइंट पर। इस जगह पर रख लिया -2Q, है ना, और इस जगह पर रख लिया +3Q। अब कह रहा है इस क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो लगाओ ये वाले थ्योरम। इस क्लोज सरफेस से इस वाले क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो लगाओ। इस पूरे क्लोज सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, तो 1/ε0 इंटू क्या लिख रहा है, नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज कितना है भाई, तो टोटल चार्ज चाहिए ना, तो ऐड कर लो सबको, Q प्लस एन -2Q प्लस n3Q, विद साइन करना, ठीक है। तो देखो ये प्लस का Q, तो प्लस के Q लिख लिया, प्लस लगाया, ऐड ही कर रहा हूं, -2 की, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस आ जाएगा, समझ में आया आपको। तो कितना लिख सकते हैं, 1/ε0। तो देखो इसमें से ये गया तो प्लस का Q बचा, 3 और 1 4 हो गए, 4 में से 2 को उठा दो, 2Q आ गया, 2Q। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। सुनिए तरह अंदर वाला चार्ज लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये कोई क्लोज सरफेस है, अब देखो इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत ही कम लोग इसे बता पाएंगे आपको।
ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्लियरिटी आएगी, अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो जरूर क्लियरिटी आएगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये वाला पॉइंट। ठीक है, जरा समझें। देखो ये एक क्लोज सरफेस ले लिया, मान लो स्फीयर ही है। अब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रखा मैंने, कोई चार्ज नहीं क्लोज सरफेस के अंदर, तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। इस स्फीयर के इनसाइड कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं इनसाइड। क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड कितना है, 0, कोई चार्ज नहीं है। तो बताओ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो हम कहेंगे फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू इनसाइड, है ना। ये मतलब नेट चार्ज ना इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, तो इनसाइड वाला चार्ज लेना ना, तो कितना है 0। तो फाई बराबर 1/ε0 इंटू 0, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। बच्चे कहते हैं सर इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है। अरे बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं, इतनी पहले ही बात समझ में आती है कि हम यहाँ पे कौन सा चार्ज लेंगे, यहाँ पे कौन सा चार्ज रखेंगे, इस जगह पे कौन सा चार्ज रखेंगे जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है। अगर कोई क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, 0 है, तो उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 100% कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना, उस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, अब जरा समझो, अगर हम एक चार्ज बाहर रख देते हैं, ये देखो मैंने यहां रख दिया क्यू चार्ज, इस वाले पॉइंट पर, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो बताओ ये क्यू चार्ज से इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा या नहीं होगा। तो बच्चे कहते हैं देखो सर अगर थ्योरम सोचें, गॉस लॉ को देखें, तो 1/ε0 नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस, तो हम क्लोज सरफेस वाला चार्ज कंसीडर करते हैं, बाहर वाला चार्ज कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है कि नहीं, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। लेकिन भाई अगर हम थ्योरेटिकली सोचें तो हम क्या कहते थे, ये चार्ज क्या निकालेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। ये देखो ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा ऐसे चारों तरफ, ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, देखो है ना, निकाल रहा है कि नहीं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा है, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो तो रही हैं, और पास हो रही हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास तो हो रही है। तो इसको समझना कैसे है जरा समझिए, तो जरा समझिए भाई, किसको कैसे समझेंगे। जैसे मैं इन दोनों लाइनों के लिए देख रहा हूं, एक इस लाइन के लिए और एक आपकी, थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं, इस लाइन के लिए, है ना। तो बताओ ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इतने एरिया में से तो इस वाले स्मॉल एरिया से तो एंटर कर रही हैं। देखो ये दो लाइन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों लाइन तो इसी स्मॉल एरिया से पास हो रही है। मान लो इसका एरिया DA1 है, ठीक है, और ये वाली दोनों लाइन इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इस वाले से, इस वाले एरिया से, तो इसका एरिया DA2 है। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट हो गया। अब ये बताओ कि एरिया की दर्शन कैसे दिखाते हैं। देखो कुछ टीचर कैसे बोलेंगे इसको, मैं कुछ टीचरों की बात कर दूं पहले, इसको कुछ टीचर कैसे समझाएंगे, मैं अलग तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल जरा समझो। कुछ समझाएंगे, देखो एरिया की दर्शन हमने बताई थी सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ होती है, तो ऐसे बताएंगे सरफेस के परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ DA1, इस एरिया की दर्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और इस एरिया की दर्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी तो उधर की तरफ होगी। एक पॉइंट बोल देंगे, फिर कहेंगे तो ये देखो इसमें इस चार्ज की, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जगह में पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, पॉजिटिव चार्ज से अवे, मान लो E1, और इसी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाएं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरह से आएगी, ऐसे E2। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होगा, पहली बात। क्यों? ये पॉइंट चार्ज है देखो Q, और ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस R है, तो इस चार्ज की से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 Q/r², ये होता है। ये बात समझ में आती है आपको? ये आती है। तो एक छोटी सी बात बताओ यार, इस Q से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस मान लो ये P पॉइंट है और ये M पॉइंट है, तो Q से P पॉइंट तक की डिस्टेंस इतनी, तो इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो ये डिस्टेंस लिखेंगे, इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो डिस्टेंस ये लिखेंगे, तो इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो डिस्टेंस ये लिखेंगे, इस पॉइंट पे निकालेंगे तो डिस्टेंस वो लिखेंगे। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इसीलिए E1 ज़्यादा होगा E2 कम होगा, तो E1 E2 भी बराबर नहीं होंगे। अगर अब इस वाले सरफेस से
स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो डी फाई वन इस सरफेस से जो पी पॉइंट है, इस स्मॉल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ, तो हम फॉर्मूला लगाएं तो E1 cos 180 डिग्री। 180 क्यों लिखा समझ में आता है, इसीलिए लिखा क्योंकि E1 की डायरेक्शन इधर है और DA1 की डायरेक्शन इधर है, तो cos 180 की वैल्यू कितनी, cos 180 की वैल्यू कितनी -1, तो फ्लक्स आया नेगेटिव में कितना E1 DA1। और यहां E2 और D2 के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, तो इस सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो P सरफेस एरिया से निकाला, ये M सरफेस एरिया से निकाला, तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, वो आएगा E2 DA2 cos 0 डिग्री। भाई एरिया भी तो चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हुआ है, तो अब ये आएगा फ्लक्स पॉजिटिव E2 DA2। अब ये बताओ इस एंटायर सरफेस इस वाले से हो गया, इससे हो गया। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों सरफेस से, इस वाले से और उससे, फाई बराबर, तो फाई डी फाई 1 प्लस डी फाई 2, तो क्या इन दोनों को वैल्यू पुट कर दे तो 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है यार, कहां आ रहा है 0, ये E1 D1 DA1 है, ये E2 DA2 है, कहां है बराबर, बराबर है क्या, तो बहुत से टीचर इसको ऐसे लिख देते हैं 0। भाई कैसे 0, एक प्लस का एक माइनस का, ये समझ में आया, क्यों समझ में आया, ये तो हम वैसे भी जानते हैं यार, मैंने पीछे बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से लीव करें, बाहर निकलें, लेक्चर नंबर गॉस लॉ नंबर 2 चेक कर लेना जाके, मैं आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से बाहर निकलती हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर करती हैं, 3 पॉइंट बताए थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है। बाहर निकलें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव, और एंटर करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव, एंटर करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा नेगेटिव, और बाहर निकले तो पॉजिटिव, बाहर निकले पॉजिटिव, एंटर करें नेगेटिव, और सरफेस के पैरेलल हों, ये आपका सरफेस, ये प्लेन सरफेस, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हों, तो ई कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना 0। ये 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। तो यहां देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में, इस वाले सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, लीव कर रही हैं, तो एंटर कर रही हैं, और एंटर करें सरफेस में तो नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब लीव करती हैं तो ये लीव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसी तो डायरेक्शन है, देखो ये सरफेस से बाहर निकल रही है, ऐसे इस सरफेस से बाहर निकल रही है, बाहर, और ये इस सरफेस में यहां से एंटर कर रही हैं, यहां से एंटर कर रही, वहां से बाहर निकल रही, समझ में आया। तो ये फ्लक्स नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो है, लेकिन इन दोनों से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कहां है, तो देखो ऐसे नहीं समझेंगे इसको, यहां उल्लू बनाए आते हैं टीचर लोग, तो फिर इसको कैसे समझेंगे सर, तो देखो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था, देख लो, ये मैंने कहा था कि कोई सा भी स्मॉल एरिया हो, स्मॉल एरिया द्वारा इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, तो इस स्मॉल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, डी फाई, इस वाले से नेगेटिव Q अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। ये डी ओमेगा क्या होगा, जरा साफ बना दूं, दोबारा से डायग्राम दोबारा से बना दूं, तो डी ओमेगा दोबारा से कर देता हूं, ये स्फीयर था, ऐसे क्लोज सरफेस था स्फीयर, और यहां एक क्यू चार्ज रखा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे गई, ये स्मॉल एरिया हो गया भाई DA1, ये स्मॉल एरिया हो गया ये वाला DA2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, और इस सरफेस से ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, ठीक है। तो ये तो इस स्मॉल एरिया ने कितना सॉलिड एंगल बनाया, तो ये बनाया, देखो ये रहा डी ओमेगा इस वाले पॉइंट पर, और इस वाले स्मॉल एरिया ने भी कितना एंगल बनाया, तो यही तो बनाया, देखो ये वाला स्मॉल एरिया इस पॉइंट O पर कितना सॉलिड एंगल बना रहा है, तो इतना बना रहा है, और ये वाला स्मॉल एरिया इस वाले पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, तो ये भी इतना ही बना रहा है। तो दोनों इस वाले स्मॉल एरिया इस वाले स्मॉल एरिया द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल सेम है, अलग अलग है, तो सेम है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो पी सरफेस से, इसे पी सरफेस कह देते हैं, इसे एम सरफेस कह देते हैं, तो पी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई 1,
वो कितना हुआ, एंटर करें, अगर एंटर करती है तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव क्यू अपॉन 4πε0 क्यू डी ओमेगा। तो क्यू तो दो, इसके लिए भी क्यू है और इसके लिए भी क्यू है, तो क्यू तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है और डी ओमेगा इसके स्मॉल एरिया द्वारा भी एंगल और इस वाले स्मॉल एरिया द्वारा एंगल, सॉलिड एंगल सेम है, डी ओमेगा बना रहे हैं। समझ में आया आपको? अरे ये एंगल बना रहे हैं ना डायग्राम में, देखो आया इतना। और एम सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो प्लस का होगा, क्यू अपॉन 4πε0 डी ओमेगा। आया कि नहीं? इतना होगा। ये भी क्यू तो एक ही है भाई, यही वाला क्यू ले रहे हैं हम, और इसी पॉइंट पर एंगल सबटेंड हो रहा है। ये स्मॉल एरिया इतना एंगल बना रहा है, ये भी इतना ही एंगल बना रहा है, सेम एंगल बना रहा है यार। ठीक है, अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये प्लस माइनस क्यों लगाए समझ में? ये एंटर करे तो नेगेटिव, वो लीव करे इसलिए पॉजिटिव। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? d∅1 प्लस d∅2, जो कितना आएगा 0, बराबर वैल्यू है, घट जाएगी। ये मैंने येलो कलर से हाइलाइटर से मैंने ऐसे सेंड किया है आपको, इस वाले पॉइंट को भी किसमें, क्वेश्चन में, फोटोकॉपी में सेंड किया है, लिखा हुआ दिखाऊंगा मैं आपको कि ऐसे लिखा हुआ है। समझ में आया आपको? वैसे नहीं समझना, वो सही तरीका नहीं है, ये ज्यादा बेस्ट तरीका है। इसीलिए सॉलिड एंगल को पढ़ना जरूरी था, इसीलिए मैं कह रहा था इस वाले पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, देखो देखो बहुत बड़ा पॉइंट है, अच्छे नहीं बता पाते हैं इसको, कि अगर क्यू चार्ज बाहर रखा हो तो उस सरफेस से, उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 क्यों होता है। तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो आप, लेकिन ये ध्यान रखना, इसमें भी एक पॉइंट है, ये तभी तक ट्रू है जब तक उस क्लोज सरफेस के दो सरफेस हों। क्लोज सरफेस के तो बहुत सारे, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है किसी भी क्लोज सरफेस से जब चार्ज बाहर रखा हो। ये तभी तक ट्रू है जब तक क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस हो, क्लोज सरफेस मतलब 3D फिगर हो। जैसे देखो इस वाले सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करी, एंटर करी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करी, और इस वाले सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करी, लीव करी। तो जितनी इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, तो इस वाले सरफेस से उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं। तो इस सरफेस से एंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा था, पॉजिटिव। सॉरी, इससे एंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव था, और इससे लीव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव था, और बराबर है, दिख रहा है। तो इसीलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, 0 आया। ये पॉइंट कंसंट्रेट किया। लेकिन अगर 2D सरफेस होता, जैसे ये 2D सरफेस, एक मैंने क्या ले ली, रेक्टेंगल प्लेट ले ली, ऐसे ये रेक्टेंगल प्लेट ले ली, जब ये क्वेश्चन आएगा आगे, ये रेक्टेंगल प्लेट ले ली, यहां मैंने एक चार्ज रख दिया Q, तो बताओ इस सरफेस से लिंक करने वाला, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। ये भी तो सरफेस से बाहर ही बनाया है मैंने। पहली बात तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, रेक्टेंगल लिया है, तो 2D सरफेस हो गया ना। और एक बात बताओ, अगर ये क्यू चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो निकालेगा, ऐसे चारों तरफ निकालेगा, ये भी निकाला था ऐसे ही चारों तरफ, ऐसे। समझ में आया आपको? अरे समझ में आया, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहा था आपका चारों तरफ अपने, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकालेगा, देखो ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में ऐसे दिखाएं, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई ऐसे और ये ऐसे, ये आई और ये ऐसे, ये आई और ये ऐसे, है ना, ये आई और ये ऐसे, सॉरी, ठीक है। तो ये सरफेस से ये देखो, जैसे बस ये मत सोचना कि देखो सर ये एंटर करी और ये लीव करी, अरे सरफेस तो एक ही है ना। जैसे ये एक सरफेस है आपका, ये एंटर करी और ये लीव करी, ऐसे नहीं देखेंगे, वो अंदर चली गई। ये क्लोज सरफेस में एंटर कौन सी करी, इस क्लोज सरफेस के अंदर ये एंटर कर रही हैं, और ये वाली इसी क्लोज सरफेस से ये बाहर निकल रही हैं। समझ में आया? ये तो एक ही सरफेस से हैं, आप एक ही चेक करो, एंटर कर रही हैं बस। इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं बस। इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव। कुछ समझ में आया? तो यहाँ केवल एंटर कर रही हैं, लीव नहीं कर रही, इसीलिए इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। कुछ समझ में आया? तो देखो इस लाइन को भी मैंने जब इस वाले आर्टिकल में लिख रहा है, तो इस लाइन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, अंडरलाइन। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्वेश्चन सेंड किए हैं उसमें एक पॉइंट ये भी है, मैंने येलो लाइन से
उसे क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया है और एक लाइन भी सेंड करी है, उसको जरूर चेक कर लेना। समझ में आया था आपको? ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलो एक पॉइंटर बता दूं, फिर हम कल देखेंगे बेटा। एक पॉइंट बता दूं क्योंकि हम न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं कर पाए आज, केवल थ्योरी पर कॉन्सेंट्रेट किया। ये बहुत अच्छा पॉइंट था, इसमें एक पॉइंटर बताऊं। देखो ये वाला पॉइंट भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसा समझना, जैसे ये कोई क्लोज सरफेस, ये कोई क्लोज सरफेस, इसके अंदर यहां एक चार्ज रखा है Q1, एक यहां चार्ज रखा है Q2 प्लस के हैं, और एक चार्ज रखा है बाहर Q3। ठीक है, तो ये क्लोज सरफेस है। ये क्या है आपका? क्लोज सरफेस। तो इस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से पास होने वाला, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग लगाएं तो 1/ε0 इनटू कौन सा चार्ज लिखते हैं, क्लोज सरफेस के बाहर वाला या अंदर वाला? तो क्लोज सरफेस के इनक्लोज जो चार्ज होता है उसे लेते हैं। ये इसी को क्यों लिया, बाहर वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये दो चार्ज हैं, ये इस सरफेस से एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगे, लेकिन ये जो चार्ज है ये इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा? 0। इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, वो इससे लिंक नहीं करेंगी, क्योंकि ये सरफेस से बाहर है। अभी समझाया था मैंने आपको, ये चार्ज अगर बाहर होगा तो इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से इस चार्ज के द्वारा लिंक करने वाला, पास होने वाला फ्लक्स कितना हुआ? 0। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो इस सरफेस से 0 है, समझ में आया? और इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, तो तभी तो ये कंसिडर किए हैं। जैसे समझ लीजिए कि ये Q1 चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे तो निकालेगा भाई अपने अंदर से, ऐसे प्लस का है ना तो बाहर निकालेगा ऐसे, ऐसे देखो ऐसे। तो देखो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो इस सरफेस से, इस पूरे सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलेंगी, एंटर नहीं करेंगी एक भी। और ऐसे इस सरफेस, इस वाले पॉइंट चार्ज से देखें तो ये भी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। तो इस सरफेस, इस वाले चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो भी बाहर निकल रही है, केवल बाहर निकल रही है, एंटर नहीं कर रही। नहीं आया? तो इसीलिए ये चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो फ्लक्स होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भी लीव कर रही हैं, इससे भी लीव कर रही हैं, इस सरफेस से लीव कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, इसीलिए ये इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा इन दोनों चार्ज की वजह से, इसीलिए लिखा। लेकिन ये वाला चार्ज भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा। लेकिन जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस में एंटर करेंगी, यहां से ऐसे आई, ये एंटर करी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव, और इस वाले सरफेस से इतनी लाइंस बाहर निकल आएंगी, देखो ऐसे ऐसे। तो यहां से ये एंटर करी और यहां से ये लीव कर गई, तो ये फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये फ्लक्स पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों का नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए ये वाला चार्ज इस सरफेस से, इस चार्ज की वजह से सरफेस से लिंक करने वाला जो फ्लक्स है वो 0 है, और जब 0 है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास हो रहा है क्लोज सरफेस से, वो कौन सा चार्ज जनरेट कर रहा है? केवल अंदर वाला चार्ज, बाहर वाला नहीं कर रहा। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊं, अगर हम इसे ऐसे लिखते, क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई ई वेक्टर में ऐसे लिख लो, ई डी ए कॉस थीटा। ये टोटल फ्लक्स है सरफेस से पास होने वाला, या स्मॉल सरफेस एरिया द्वारा है, तो ये टोटल फ्लक्स है, स्मॉल सरफेस एरिया द्वारा होता है, वो डी फाई लिखते हैं, ई डी ए कॉस थीटा ऐसे। ठीक है, कॉस थीटा। हम इसका अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा फाई, और इंटीग्रेशन ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया है होल सरफेस एरिया द्वारा। इंटीग्रेशन कर दिया भाई, इंटीग्रेशन कर रहे हैं टोटल एरिया द्वारा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहां मैं बताने का वाला था वो जो सुनो, यहां जो मैं बताने वाला था वो पॉइंट क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं तीनों। इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर दी, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर दी, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट कर दी। तो क्या बताओ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या Q1 Q2 जो क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है या तीनों का है?
इस चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो एक बात बता दूं, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, ये तीनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो एक बात समझ लीजिए, इस फॉर्मूले में जब यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम तीनों का लेते हैं, चाहे वो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक चार्ज हो चाहे अंदर वाला चार्ज हो। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस होता है, ये केवल आउटसाइड वाला चार्ज कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इसके द्वारा इस सरफेस से लिंक करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो ये वाला चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दोनों चार्ज ने प्रोड्यूस किया बस केवल, इसीलिए ये चार्ज लेंगे। तो चार्ज तो केवल कौन सा लेते हैं? इनक्लोज क्लोज सरफेस के अंदर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी इनक्लोज सरफेस की वजह से, जो अंदर जो चार्ज होता है उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों चार्जों की वजह से लेते हैं। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इन तीनों का। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ में आया पहले आपको ये वाला पॉइंट? ठीक है, चलिए आगे इसमें अगले पॉइंट की तरफ चलें जो मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया आपको ये? ठीक है, कल मैं आपको इससे बहुत बढ़िया पॉइंट बताऊंगा। कल की वीडियो बहुत ही अच्छी वीडियो होगी क्योंकि उसमें मैं अच्छे पॉइंट बताऊंगा काफ़ी। ठीक है, नहीं क्वेश्चंस भी बताऊंगा और पॉइंट भी बताऊंगा। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये मेरी तरफ से। ठीक है बेटा, चलिए कल देखते हैं। थैंक यू बेटा।